नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में युद्ध का अंत दुनिया की हर उस समस्या का अंत है जो इस युद्ध के साथ शुरू हुई और पूरी दुनिया को अपनी जद में ले गई? क्या वाकई में इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो टारगेट सेट किए थे, क्या उन टारगेट को पूरा कर पाया, या फिर इस जंग में सिर्फ समझौते के जरिए अपनी इज्जत को ही बचा पाया? दूसरी तरफ वो ईरान है जहां खमेनेई का जनाजा अभी तक निकला नहीं है, लेकिन खमेनेई ने जो सपने देखे, क्या उन सपनों को तोड़ने के लिए मुस्तफा खमेनेई सरेंडर कर रहे हैं? जो 14 बिंदुओं वाला यह अंतरिम समझौता है, क्या यह विन विन कंडीशन है या दोनों ही देशों के लिए लूज लूज कंडीशन है? सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि दुनिया के जिन देशों के ऊपर इसका सीधा असर पड़ा, पेट्रोल डीजल के प्राइस हो, गैस के प्राइस हो, महंगाई हो, खुदरा महंगाई हो, ये जो अचानक से आसमान की तरफ पहुंची, क्या वो इसी तरीके से वापस धरातल की तरफ पहुंचेगी? और जो राहत पैकेज ईरान को देने की बात हो रही है, क्या उसका असर भारत पर भी पड़ेगा? क्योंकि जो फ्रीज अमाउंट है उसमें से 700 अरब डॉलर के आसपास भारत को भी पे करना है, जो 2018 से फ्रीज अमाउंट के तौर पर भारत के पास है। तो क्या इस जंग के साथ नए टारगेट दुनिया के सामने हैं, नई चुनौतियां दुनिया के सामने हैं, और क्या वाकई में ट्रंप पर विश्वास किया जा सकता है कि सिग्नेचर के बाद ट्रंप पलटेंगे नहीं? क्योंकि बयानों के बाद ट्रंप कई बार पलट चुके हैं। आज बात इसी मुद्दे पर। सवाल क्या वाकई में यह भी है कि अमेरिका के अंदर जिस तरीके से ट्रंप का विरोध हो रहा था और जिस तरीके से अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो रहा था, उसमें अमेरिका के सामने यह शांति के समझौते के सरेंडर के अलावा क्या वाकई में कोई दूसरा विकल्प नहीं था? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, हमारे साथ पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब है, एक्सपर्ट के तौर पर विक्रांत सिंह जी हैं, और जियोपॉलिटिकली एक्सपर्ट के तौर पर उनसे हम जानेंगे, और साथ में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत अनुपम जेटली जी आपके साथ, जरा मुझे बताइए कि जो अमेरिका ने टारगेट सेट करके इस जंग के अंदर खुद को धकेला था, क्या वो टारगेट अमेरिका सेट कर पाया? और क्या ये जो युद्ध विराम की बात हो रही है, आप इसको पूर्ण युद्ध विराम मानते हैं? यह जो 60 दिन का लॉकिंग पीरियड है, इसमें बहुत कुछ और होना बाकी है? विजेंद्र, फर्स्ट इंडिया के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ की डिबेट बहुत ही समझ से भरपूर और बहुत अच्छे तर्कों के साथ होती है। आज आपने दो सवाल किए। पहला कि क्या अमेरिका जो है वो अपने सारे जो उसके एम थे, जो ऑब्जेक्टिव थे इस लड़ाई को शुरू करने के 28 फरवरी को, क्या उसने हासिल किए? तो पहला सवाल का जवाब मैं देता हूं। अमेरिका के 4 तकरीबन मेजर इशू थे जिससे उससे कहा कि मैं लड़ाई शुरू करूंगा, जबकि दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता चल रही थी। बिल्कुल। नंबर 1, मैं उसका रिजीम चेंज कर दूंगा जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया था। यह मॉडल उनका पूर्णतः फेल हुआ। उन्होंने हत्या जरूर करी सीनियर प्रेसिडेंट की और लीडर्स की, मगर सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए। खमेनेई का लड़का आज वहीं पर बैठा हुआ है जहां उसके पिताजी थे। नंबर 2, मैं इनका जो एनरिचमेंट है वो खत्म कर दूंगा, सारी सुविधाएं खत्म कर दूंगा, और इनके जितने भी आईसीबीएम हैं, मिसाइल्स हैं, उन सबको बर्बाद कर दूंगा। क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। तीसरी बात, ईरान को घुटनों पे ला दूंगा। क्या ईरान घुटनों पे आया? नहीं। दुनिया की समझ में और मेरी समझ में आज जो है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप घुटने पर आए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है विजेंद्र कि वियतनाम की लड़ाई जो 19 साल 5 महीने 29 दिन चली थी, उस लड़ाई में अमेरिका को इतनी क्षति हुई अपने डोमेस्टिक राजनीतिक गलियारों में कि लिंडन बी जॉनसन को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, जो वहां के प्रेसिडेंट थे। ये लड़ाई जो उसके बाद अफगानिस्तान की हुई, 20 साल अमेरिका ने लड़ी तालिबान को हटाने के लिए, और 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करके तालिबान को ही सत्ता देकर वापस चले गए। ऐसी ही हालत अमेरिका की ईरान में हुई। एक भी उनका ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ।
और ईरान के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े। अब आपका दूसरा सवाल, क्या यह अमेरिका के लिए विन विन है या ईरान के लिए विन विन है? तो विजेंद्र, इसमें कुल 14 पॉइंट जो है, उन 14 पॉइंट में से 7 पॉइंट बिल्कुल ईरान के फेवर में है। अगर आप गिने, पेट्रोकेमिकल सैंक्शंस जो है वो लिफ्ट की जाएंगी। ठीक। नंबर 2, एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है वो रिस्टोर की जाएगी। नंबर 3, 24 बिलियन फ्रोजन फंड जो एसेट्स हैं दुनिया भर में वो रिलीज किए जाएंगे। नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन फंड ऑफ $300 बिलियन की बात की जाएगी, जिसमें काफी देश शामिल होंगे जैसा आपने कहा। नंबर 5, सीज फायर विल नॉट इंक्लूड लेबनान एंड दे विल नॉट टॉक ऑन 3H, हूती, हमास एंड हिजबुल्ला। नंबर 6, नेवल ब्लॉकेड धीरे धीरे अमेरिका हटाएगा, 30 दिन का समय दिया है, और यूएस फोर्सेस ग्रेजुअली विड्रॉ करेंगी। ये 7 के 7 पॉइंट ईरान के फेवर में है। अमेरिका कहता है उसके फेवर में 4 पॉइंट है, मगर मेरी समझ में विजेंद्र कुल 1 पॉइंट है कि नो न्यूक्लियर वेपन्स विल बी मेड। और नंबर 2, अगर आप कहें कि मॉनिटरिंग बाय IAEA ऑफ देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके लिए तो ईरान पहले से ही तैयार था, लड़ाई के पहले भी तैयार हो गया था, शांति वार्ता जब शुरू हुई थी। तो क्या हमने हासिल किया? नंबर 3, अरेंजमेंट विल बी गिवन परमिशन एंड अप्रूवल बाय UNSC। ये नॉर्मल चीज है जो करेगा UNSC। UNSC में रोकने वाले कौन थे ईरान के खिलाफ हर मुद्दे को और हर पॉइंट को? रशिया और चाइना, वो दोनों इसको नहीं रोकेंगे और ये UNSC पास करेगा। अब 3 पॉइंट जो है, जो दोनों साइड कह सकती है विन विन है, वो है सर, एक कहावत है सर की, कहते हैं कि भाई 5 चाटे खाकर उसने एक चाटा मारा और कहा कि देखिए मैं भी तो एक चाटा मार कर आया हूं। अमेरिका की स्थिति बिल्कुल वैसे आप समझा रहे हैं कि कुछ ऐसी स्थिति हो गई है और अमेरिका कह रहा है कि मैं जीत गया हूं। मोहम्मद अमीन साहब, इसको इंटरनेशनली तरीके से जरा समझाइए सर, क्या वाकई में बाकी देशों तक यह संदेश गया है कि भाई अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं है और वो अमेरिका जो बनना चाहते हैं वो अब बन नहीं सकते हैं? और क्या इंटरनेशनल ये कंफर्म हो चुका है कि भाई अमेरिका की दादागिरी को अब कोई सहन नहीं करना है, कोई सहन नहीं करेगा? देखिए, आज जिंदर जी इंटरनेशनली साबित हो चुका है। पहले याद होगा 3-4 कंट्रीज के नाम ज्यादा लिए जाते थे कि दुनिया के नंबर 1 कंट्रीज में है, उसमें अमेरिका था, चाइना था, रशिया था। आज ये भी देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान भी हमारा उन नंबरों में गिना जाता है। 4 देशों के अंतर्गत एक हमारा देश है जिसकी मान्यता भी है, उसकी लीडरशिप भी है, उसकी स्ट्रांगनेस भी है। आप ये देखेंगे अब धीरे धीरे अब ये लड़ाई जो इन्होंने लड़ी है अमेरिकन ने, वो अमेरिकन ने धोखे से लड़ी है। और किसके साथ मिलकर लड़ी है? इजराइल के साथ। पहले आप इजराइल का एग्जाम्पल देख लीजिए कि आज 4 साल हो गया, उनके जो उनके प्यादे हैं, उन प्यादों से तो आज जीत नहीं सका हमास से, और आज भी लड़ाई चल रही है, कुछ भी नहीं कर सका इजराइल। और इजराइल ने इनके ऊपर धोखे से जिनेवा कन्वेंशन बात हो रही थी और यहाँ पर उन्होंने दोनों मिलकर फाइट करा दिया। ये दिखाया कि देखिए हम वेनेजुएला में कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, इसी तरह ईरान से भी प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी साख लगी हुई थी कि वो ईरान नहीं चाहता कि इसको डेवलप होने दे, इसको खत्म करने के में लगा हुआ है इजराइल को। इसलिए उसने सोचा कि हम ये करेंगे। लेकिन ईरान भी 79 के बाद से बड़ी होशियारी के साथ चल रहा था और उसने जो है सबसे पहले अमेरिकन बेस उड़ा दिए और इनकी जो ठिकाने थे उन बेसों को उड़ाने की वजह से वो अमेरिका कमजोर पड़ गया। पहले तो खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्रीज से उसका प्रभुत्व कम हुआ धीरे धीरे, यहाँ पेट्रोल डॉलर छपते थे। और उसके बाद आप देखिए दूसरी बार इनके साथ क्या हुआ कि इनके साथ जो नाटो देश थे, उन नाटो देशों ने भी कहा कि जो क्लास नंबर 5 है, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। और आप तो खुद ही चले गए आप ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो हम नाटो देश, हम आपके साथ नहीं है इस मामले में। फिर उसके बाद देखिए हरमुज स्ट्रेट खोलने के लिए इन्होंने कोशिश की ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, कि उनकी नावल फोर्सेस आके यहाँ पर उसको हरमुज स्ट्रेट को खोलें। फिर उसके बाद ये चाइना के पास गए, 58 आवर्स रहे खुद ट्रम्प, और उसके बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके साथ देखिए आप यूनाइटेड नेशन के में भी इनको झेलनी पड़ी इस बात को। आप ये देखेंगे कि वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में क्या क्राइसिस मचा हुआ है। और इनकी जो भी पॉलिसी है ट्रम्प की, वो हर जगह फेल हुए हैं। चाहे वो टैरिफ को लेकर देख लीजिए, चाहे वो लड़ाइयों को देख लीजिए। इन्होंने ये कहा था कि हम दोबारा जब जीते थे तो ये कहा था कि हम जीत रहे हैं तो हम जीतने के बाद 1 दिन के अंदर वार खत्म कर देंगे, यूक्रेन रशिया की वार खत्म कर देंगे, इजराइल की वार खत्म कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि खुद एक वार में लपेट गए। और आज उनको बड़ी इज्जत, अपनी बेइज्जती लग रही है कि हम किस तरह वापस जाएं
तो ये कोशिश करके पीछे जाना चाहते हैं और उसमें सारी शर्तों को इन्होंने माना है इंटरनली, डिप्लोमेटिकली। आपको मैं आज बताऊं रिकॉर्ड के तौर पे, आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि डिप्लोमेटिकली ही इज नॉट ए डिप्लोमेट, politically he is not a politician and he is not a technocrat, he is not a bureaucrat, he is a very good businessman। और यहाँ पर इन्होंने अपना लगाई थी हिसाब किताब बिजनेस का, वो यहाँ पर वो हार गए। यानी इतना इन्होंने पैसा खर्च किया है जिसको कि पेंटागन ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है। सर, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी संप्रभुता के लिए नहीं लड़ रहा था, वापस अपनी पोजीशनिंग के लिए नहीं, ट्रंप अपने पैसे कमाने के लिए लड़ रहे थे और वहां इस डील को वो हार गए। वापस मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल देवानंद जी, आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल सवाल है, इसलिए मैं एक बार विक्रांत जी का रुख कर रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। विक्रांत सिंह जी, क्या इन सबके बीच में भारत जो ऑलमोस्ट तटस्थ रहते हुए दोनों के साथ नजर आया, बिल्कुल वैसे जैसे रूस यूक्रेन में नजर आया, क्या भारत की इस रणनीति ने भारत को मजबूत किया है? और क्या जो भारत पर इंपैक्ट पड़ा था, क्या वो इंपैक्ट अब धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होता नजर आएगा? देखिए, जो क्राइसिस क्रिएट हुआ था ना, इसका अंत भारत ही नहीं, लगभग विकासशील जितने भी देश हैं उन सबके लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर के आएगा। क्योंकि जिस तरह से फॉसिल फ्यूल की प्राइस बढ़ी थी, उससे महंगाई भी, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही थी और एक खाद्य संकट भी गरीब देशों में क्रिएट हुआ था। तो अच्छा है, युद्ध का अंत होना एक शुभ संकेत है। लेकिन जिस तरह का भी एटमॉस्फेयर दिख रहा है, उसमें ऐसा लग नहीं रहा हम बहुत जल्दी से इस पर सकारात्मक या बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं हो सकते। आप ये देखिए कि इस्लामाबाद MOU है जो जिनेवा में साइन होना था और फाइनली वो एक दिन पहले वर्सोय में साइन हो गया, है ना। और अभी आज ही जो ईरान के प्रमुख वार्ताकार हैं, उन्होंने ये बोला है कि 60 दिन का ये जो है, केवल 60 दिन ही हम फ्री एक्सेस देंगे, 60 दिन के बाद हम चार्जेस लेंगे जो भी वहाँ से वो निकलेगा। तो अभी तक बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि ये जो MOU इनके बीच में हुआ है ये कितना स्टेबल रहेगा, या ये मुझे तो शक भी है कि ये 48 घंटे भी रह पाएगा क्या। नहीं, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं। इसमें ये है कि भाई जो आपको अमाउंट दिया जाएगा उस पर डिस्कशन होना है, फ्रीज अमाउंट कैसे छूटेगा उसको लेकर डिस्कशन होना है, हॉर्मुज 60 दिन के लिए खुलेगा, कैसे खुलेगा इसको लेकर डिस्कशन होना है, टोल लेंगे या फीस लेंगे, अब दोनों चीजें अलग है। अब उसको टोल कह लीजिए, फीस कह लीजिए, अब भारत तो एक ही है। भारत के नजरिए से हमारे लिए अच्छा है, अगर वहां पे ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस जो थे अमेरिकन सेक्शन, वो हटते हैं तो हमारे लिए अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। चाबहार को लेकर क्या सोचते हैं? चाबहार, क्योंकि अगर सैंक्शंस हटेंगे तो चाबहार पर हम फुल फ्लेज्ड काम कर पाएंगे। यस, हम चाबहार पे काम कर पाएंगे और उससे हमारा अफगानिस्तान से जो कनेक्टिविटी अभी डिसरप्ट हो रही है वो वापस से रीस्टैब्लिश हो जाएगी और INSTC के ऊपर हम अपना काम वापस से शुरू कर पाएंगे। तो वो एक हमारे लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। ठीक है कर्नल देवानंद जी, अब मैं इससे इतर सर भविष्य के लिए आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्योंकि कल G7 के अंदर आपने ट्रंप के बयान को सुना होगा और ट्रंप ने क्या कहा कि जब तक मोदी जी सत्ता में है, भारत पर कोई अटैक करेगा तो मैं भारत के पास हूं। एक और चीज कही कि मोदी जी पर हमला होगा तो भी मैं मोदी जी के साथ हूं। अब मुझे इन बयानों के मतलब समझ नहीं आते, लेकिन जब मैं बाकायदा एक सिचुएशन को समझता हूं तो यह इत्तेफाक है क्या कि पाकिस्तान अपनी 6 सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर डिग्री चेंज करके कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और कई चीजों को वहां सेट करता है कि वहां क्या चल रहा है देखा जाए। क्या इत्तेफाक है कि 12 परमाणु हथियारों को भारत एक्टिवेट करता है? क्या यह इत्तेफाक है कि 1971 के बाद पाकिस्तान अब 8 पनडुब्बी चाइना से खरीद रहा है और उनमें से हिंद महासागर के अंदर वो वापस अपनी एंट्री ले रहा है? क्या यह सब इत्तेफाक है? जी विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है बड़ा गहरा सवाल है और मैं आखिर में मुझे समय दीजिएगा कि मैं आपसे जरा इस जो डील के बारे में भी चर्चा करने का मौका दें, ऐसा मेरा आग्रह है। बिल्कुल इस सवाल पर आता हूं। देखिए, जो ट्रंप ने जो कहा है नरेंद्र मोदी जी को, इनके कहने में करने में आए, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। पर आपने बहुत एक गहरा सवाल किया कि जिस प्रकार से पाकिस्तान अपने सैटेलाइट्स को भारत के ऊपर रीडायरेक्ट करते हुए इंटेलिजेंस गैदरिंग में ज्यादा सक्रिय हो रहा है और भारत द्वारा भी 12 न्यूक्लियर वेपन्स को रेडी करने की हालत में या उनको और तैयारी की तरफ बढ़ा है, ये संकेत भारत की कुछ तैयारी की तरफ इशारा करते हैं, जो मैं मानता हूं भारत को अधिकार है। हो सकता है कि अमेरिका को पता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा पैमाने को लेकर के
अब वो पुराना भारत नहीं बचा जहां पर इंतजार करेगा। अपने जो रिएक्टिव एक्शंस हैं, जो पहले ही दुश्मन को संकेत देने के भारत कर रहा है। तो जहां तक ये बात है, मैं मानता हूं भारत बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। और ट्रंप का कहना तो ये कोई भरोसे की चिंता नहीं है। भारत को पहली बात जरूरत भी नहीं है। हमने देखा है भारत के हमारे बहुत विशेषज्ञों ने और भारत सरकार ने डायरेक्टली तो नहीं कहा है, पर भारत को न उनकी अमेरिका की कभी जरूरत है, नहीं सर, न कभी होने वाली है। सर, क्या अगला जंग का मोर्चा भारत पाकिस्तान के बीच खोलने की तैयारी हो रही है? क्योंकि भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी तभी हम 7.6 के ग्रोथ रेट से आगे बढ़े। हमारी वेपन इंडस्ट्री इस वक्त 36,000 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत अपने वेपन्स फ्रांस और रूस से खरीदता है और पाकिस्तान जो खरीदता है वो चाइना और अमेरिका से खरीदता है। और अगर वेपन इंडस्ट्री में दबदबा चाहिए, भारत को रोकना है, तो फिर एक वॉर एक तरीका होता है जिसमें आप धकेल दीजिए देश को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका हो चाहे कोई भी दूसरा देश हो, भारत को तो इकोनॉमिकली डेवलप करने से रोकना चाहते हैं वो सब लोग, और वो सब अपनी पूरी की पूरी राम कहानी में लगे हुए हैं जी। पर हमारे भारत के बदला हुआ भारत है, जैसे मैं कह रहा हूं ना, आज भारत वो नहीं है। और वो ट्रंप भी जानता है, इसीलिए ट्रंप ने खुद ने बोला है आप पे हमला होगा, भारत पे। और उनको बहुत साफ कर दिया मोदी जी ने, अगर आपने देखा, स्नैप कर दिया था उनको उस तरीके से। पर यही क्योंकि ये जुड़ी हुई बात है इस समझौते से लेकर के। मैं समझौते को मैं सुन रहा था विद्वानों को, जिस प्रकार से मेरे को लग रहा है कि वो एक ही मकसद है हमारा कि हम ये कहें कि ट्रंप फेल हो गया। ट्रंप बाहर में जाए साहब, फेल हो जीते हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर भारत के लिहाज से मैं इस समझौते को बहुत अहम मानता हूं। पहली बात अहम इसलिए मानता हूं, जो आपने अभी सवाल किया था, भारत की ग्लोबल रेटिंग और एक अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी ने सामने बैठ करके एक बोल दिया, भैया तू अपना काम कर, भारत अपनी जगह देख लेगा। और सबसे बड़े इस जो पूरा गेम चल रहा है, पहला फायदा ये हुआ है कि आज के बाद तेल का हम आयात कर सकते हैं। आयात कर सकते हैं तो अब हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ईरान का जो हम युद्ध की स्थिति से या जो इस पर जो लगे थे प्रतिबंध, तब तक हमारा 35 से 40% तेल ईरान से आया करता था। बिल्कुल। अब वो हम खरीद पाएंगे, सस्ते दाम में खरीद पाएंगे, थोड़े समय में खरीद पाएंगे। तो मैं तो भारत को एक अच्छा संकेत देख रहा हूँ। दूसरा, दुनिया से जहां और तेल हम हॉर्मूज का इस्तेमाल कर रहे थे, वो हमारे देश में आ पाएगा बिना टैक्स के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल, आपने खुद ने सवाल किया था चाबार का। चाबार पर हमारे थोड़े इन्होंने लगाए थे टैक्स और काम रुका था। वह पुणे की तरह स्थापित होगा और अपना आईमेक का जो गलियारा है वो सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्रीज में वापस खुल जाएगा। और इसी के साथ साथ जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो ज्यादा भारत की हुई थी, जिसके अंदर तेल रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, वो अब हमारा पुनः स्थापित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जहां तक देखिए नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन को अब तेल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो स्मगलिंग एक तरह बंद हो जाएगी। पर इसमें एक चीज मैं अपने विद्वानों से सुन रहा था कि अमेरिका हार गया है, $1 बिलियन 24 या $26 बिलियन 24 बिलियन डॉलर वापस देगा, रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन देगा। बिल्कुल, देखिए ये उनका मामला है, ट्रंप को कहां पैसे कमाने वो जाने। पर एक बात तय है, ट्रंप ने इसकी जीत और हार का फैसला मैं कोई नहीं हूं, अपने अपने विचार हैं, पर ट्रंप ने इतनी चालाकी से इसके अंदर बोल दिया कि सारे युद्ध किसी प्रकार के हम सीज फायर करेंगे, इंक्लूडिंग लेबनान। यानी कि इनडायरेक्टली ईरान को कन्विंस करवा दिया कि तुम ही इन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हमास हिजबुल्लाह हूती के तुम कर्णधार हो, अब तुम ये सीज फायर और तुम कोई प्रकार का नहीं करोगे। मैं एक उस सकारात्मक तरीके से भारत के लिए देख रहा हूं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे एक एक रिएक्शन और लेना है। कर्नल अनुपम जेटली जी, सर ये तो तय है कि भारत को इससे फायदा होगा, भारत का एक्सपोर्ट फिर से बढ़ेगा, भारत की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमारे जितने भी डेडलॉक थे वो सारे खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक और घटना घटी सर, घटना ये घटी कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, इसको वापस यूएस पैसिफिक कमांड किया गया, इंडो शब्द हटा दिया गया। और मैं जब इन सब चीजों को जोड़ रहा हूं तो मुझे स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी लग नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई एक साजिश चल रही है जिसकी तरफ ये सारी चीजें इशारा करती हैं। विजेंद्र, ये 1917 में शायद पैसिफिक कमांड को चेंज करके 1918 में इंडो पैसिफिक किया गया। 2018 में 2018, हाँ 2018 में इंडो पैसिफिक किया गया। अब उन्होंने तकरीबन 8 साल बाद इसको हटा के फिर पैसिफिक कमांड कर दिया है। क्या यह किसी तरीके की भारत पर दबाव की नीति है? क्या भारत को एक अकेलेपन में छोड़ना चाइना के खिलाफ उनकी नीति है?
क्योंकि इस रीजन में सबको पता है कि सबसे बड़ी स्ट्रांग नेवी दुनिया में अगर किसी की है तो वो चाइना की है। अमेरिकन नेवी से भी ज्यादा उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है और नंबर ऑफ शिप्स है। ऐसे हालात में भारत को अभी कई साल लगेंगे उस नेवी की बराबरी करने में, जिसके लिए हम लगे हुए हैं, हमारी सरकार लगी हुई है। नंबर 2, खाली यही नहीं, ट्रंप के जो पैसिफिक कमांड है उसने नए नक्शे जारी कर दिए, बिल्कुल, जिसमें से पीओके को भारत के हिस्से से हटा दिया गया, अक्साई चिन को भारत के हिस्से से हटा दिया। ये किस तरीके की राजनीति है? एक तरफ आप कह रहे हैं मैं भारत के साथ हूं, मैं मोदी पर भी हमला टॉलरेट नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ आप दूसरा रूप दिखा रहे और एक अलग तरीके से पेश आ रहे। आपकी हरकतें और आपके शब्द आपस में मेल नहीं खाते, ये बड़ा क्लियर है और हिंदुस्तान को ये मालूम है, और हमारे राजनीतिक जो हमारे लीडर हैं वो उस पर जरूर गौर कर रहे होंगे। अब वो भारत है भी नहीं जो धोखा खा जाए और किसी की बातों में आ जाए। बिल्कुल खूबी पता है कि क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं पीछे से। मोहम्मद अमीन साहब, क्या वाकई में वर्तमान में भारत एक बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए और बाकी उन देशों के लिए जो सोचते हैं कि बस वर्ल्ड पावर हमारे कंधों पर है? और क्या इसलिए इस वक्त अगली चुनौती भारत के सामने हो सकती है? सर, हम ये बातें कर सकते हैं कि भाई हॉर्मुज खुलेगा तो भारत को फायदा होगा, यकीनन फायदा होगा, ट्रेड बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा, हमारा क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे तो हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल के जरिए जो क्रूड ऑयल के दाम होंगे, पेट्रोल डीजल के कम होंगे, वो भी होंगे। अब ये तो सारी वो चीजें हैं जो बेसिक लाइन है सर, लेकिन अमेरिका और सब मिलकर क्या वाकई में भारत के खिलाफ कुछ सोच रहे हैं? इसमें कोई दो राह नहीं है। जो ट्रम्प ने बोला है उसके बोलने में शंका है, डाउट है, उसको देखना होगा, क्योंकि कभी भी अमेरिकन हमारे फेवर में नहीं थे। इतिहास गवाह है इस बात का। जब भी वो आए हमारे देश में विजिट किया है, फिर पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसके सामने जाके उन्होंने सैन्य हथियार दिए। नहीं, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, मैं इसको लेकर कोई सवाल नहीं खड़े करता। मैं कारण बताता हूं सर, क्योंकि भारत जो वेपन इस्तेमाल करता है वो रशिया और फ्रांस के हैं। दोनों को अगर मिला ले और वर्तमान में मेड इन इंडिया को मिला ले तो 75% से ज्यादा के वेपन हो जाते हैं। अमेरिका के वेपन शायद हम 6% के आसपास इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान एकदम रिवर्स है, उसमें मैक्सिमम वेपन जो हैं वो अमेरिका और चाइना के ही हैं सर। अब अमेरिका कैसे कर सकता है कि जंग भारत पाकिस्तान के बीच हो, उधर से अमेरिकन फाइटर जेट्स हो, अमेरिकन मिसाइल्स हो, और इधर अमेरिका अपनी मिसाइल और फाइटर जेट को उड़ा दे? ये तो बट ऑब्वियस है ना सर कि वो उधर जाकर अपने वेपन्स को शोर करेगा। नहीं, उसको अगर दुनिया में खतरा समझ में आता है तो हमारे भारत से ही आता है। हमारा भारत जो है वैश्विक पोजीशन में स्ट्रांग हो चुका है, हमारी लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। आपने अभी देखा G7 में देखा कि किस तरह से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हर देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से किस तरह से मिल रहे थे और किस सौहार्द से मिल रहे थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, आप देख लीजिए, चाहे जर्मनी हो, और सभी कंट्रीज मिल रहे थे इस तरीके से। और आपने इससे पहले भी देखा कि वो लोग आए भी हैं बायलेटरल में भी हमारे बंधुबन, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे यूके हो, ये सारे जो देश हैं हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। और हर तरीके से हमें पोजीशन हमारी स्ट्रांग हो गई है। और आज देखिए दुनिया में जो अगर स्थिति खराब हुई है तो वो अमेरिका की हुई है। अमेरिका जो अपने को दादा कंट्री कहता था, आज यही तो सर सवाल है। और उसकी बढ़ता हुआ भारत किसी को पसंद थोड़ी ना आएगा सर, यही सवाल है सर। और मेरी शंका भी इसी सवाल के इर्द गिर्द है। विक्रांत जी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, जरा इसको कंक्लूड कीजिए। क्या वाकई में हॉर्मुज जो पहले हमारी स्थिति और जो हमारी डिपेंडेंसी हॉर्मुज पर थी, क्या हमने 3 महीने 4 महीनों के अंदर उस डिपेंडेंसी को काफी हद तक क्या बाईपास किया है कि भाई अब आपको बंद करना है, बंद कर दीजिए, 6 महीने और बंद रहेगा तो हम विकल्प तलाश चुके हैं? देखिए, अमेरिका पिछले 4-5 साल से भारत पर बहुत दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, और भारत उस दबाव में आया नहीं। भारत ने बल्कि रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत किए हैं और अपना जो ऑयल इंपोर्ट था, उसको डाइवर्सिफाई भी किया है। तो अब हमारी कहीं डिपेंडेंसी भी नहीं है। और रही बात हॉर्मुज की, ये भी एक टेम्परेरी है। आप देखो यूएई और सब ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। 1-2 साल के अंदर ये जो हॉर्मुज एक लेवरेज ईरान को मिला था, ये भी नहीं रहेगा। तो वो जो भारत के बढ़ते कदम हैं भविष्य को देखते हुए, ये पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं हो रहे, और अमेरिका भारत की राइज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अभी जब मार्को रूबियो आए थे तब हमने देखा था कि किस तरह से हमने ट्रीटमेंट उनको दिया था। तो आंख में आग डाल करके हम जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका को अब अनरेस्ट कर रहा है, उसको है ना असहज कर रहा है।
चलिए, सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवानंद जी आपका शुक्रिया, विक्रांत जी, मोहम्मद अमीन जी और कर्नल अनुपम जेटली जी बहुत शुक्रिया। हमने आज आपको ये समझाने की कोशिश की कि एक युद्ध का अंत तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस युद्ध के अंत के साथ कहीं और युद्ध के लिए साजिशें रची जा रही है। दूसरा, हॉर्मुज का खुलना भारत के लिए कितने फायदेमंद है और क्या 60 दिनों का जो राइडर लगाया गया है इस पर अभी भी संशय बना है कि युद्ध का अंत है या महायुद्ध के शुरुआत से पहले का वॉर। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।